774 648 95 76 10 48 56। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो आपका बेहतरीन है, जो कि आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत की राजधानी क्या है, यानी भारत की राजधानी क्या है जी, तो नई दिल्ली। भारत की राजधानी जो है ना नई दिल्ली, और यही में आपको कह दिया जाए कि पटना की राजधानी कहाँ है, तो पटना की राजधानी भी कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि चार मीनार कहाँ पर है, यानी चार मीनार कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में चार मीनार कहाँ है जी, तो हैदराबाद में। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका सबसे पुराना प्राचीन वेद का नाम क्या है, यानी ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद है। आपका अगला क्वेश्चन स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, यानी स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर है जी, तो अमृतसर। कहाँ पे, अमृतसर है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ, तो वो जो है ना बाघ है। क्या है जी, बाघ। क्या है, बाघ। अगला पॉइंट है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। क्या, मोर है, मोर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है जी, आम। क्या है, आम। चलिए ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है जी, कमल है। क्या है, कमल। 10वां नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है, यानी कौन सा है, यानी भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है जी, तो बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो है ना भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। वो कौन सा पेड़ है, बरगद का पेड़। अब देखिए आपका क्वेश्चन है आपके सामने भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। आप बताइए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाते हैं, टीचर डे। बताइए तो कब, 5 सितंबर को। कब मनाते हैं जी, 5 सितंबर को मनाते हैं। अब बताइएगा आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा, यानी चंद्रमा पर कदम किसने रखा, तो बताइएगा आपका क्वेश्चन है इसका नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, 14 नंबर रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, यानी रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा। ठीक है, चलिए आप बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो बताइएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य का शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी मनुष्य का शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है जी, तो बताइएगा 72 बार। कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बताइएगा 206। कितना, 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में। ठीक है ना, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप बताइएगा क्या है, सिद्धार्थ। क्या है जी, सिद्धार्थ है। तो आप बता सकते हैं और बहुत आसान तरीका से भी बताएंगे, जो कि याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे। ठीक है ना, दिल में बसे। मंजिल वो पाता है जो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है वही मंजिल पाएगा, जो मेहनतें नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा उसको, बताइए। तो चलिए हम बताते हैं आपका कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है, यानी मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो हो जाएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट तांबा
धातु का, तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग कितनी है, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग कितनी है जी? तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जो लगभग है वो कितने किलोमीटर है जी? तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है, 15 करोड़ लगभग है। ठीक है ना, चलिए बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था जी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। क्या है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, यानी राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो उत्तर में 52 सेकेंड। कहते कितना सेकेंड होगा जी? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है जी? तो 52 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है जी? तो आगरा में। ताजमहल आपसे कह दिया जाए कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है जी? तो आगरा में। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। बताइए आपका क्वेश्चन कि सूरज के प्रकाश में मिलने वाले विटामिन का क्या नाम है? सूरज से मिलने वाले जो विटामिन, जो सूरज के प्रकाश में विटामिन से क्या प्राप्त होता है जी? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। रौदा में क्या प्राप्त होता है जी? डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है जी? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसे नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कितने? 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपको कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जी? तो बृहस्पतिवार। क्या है जी? बृहस्पतिवार। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है आप लोग को बीच कि जीवाणु रोग की खोज किसके द्वारा की गई? तो लुई पाश्चर के द्वारा। ठीक है, लुई पाश्चर के द्वारा। ठीक है ना, आप बताइए 29 नंबर, कौन सा भारतीय सबसे पहले चांद पर गया था, यानी कौन सा भारतीय सबसे पहले चांद पर गया था? तो बताइएगा। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है ना, सबसे पहले कहाँ गया था? चांद पर गया था। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जी? तो उत्तर में ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, महाद्वीप। ठीक है, 31 नंबर, भारत में चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, यानी भारत में चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो असम है। क्या है जी? असम में। कहाँ पे? असम में ही है। ठीक है, असम में ही है। बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है, यानी भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है जी? तो यानी मासिन राम में। कहाँ पे? मासिन राम में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, मासिन राम 192 सेंटीमीटर। कितना? 192 सेंटीमीटर वहाँ पे बारिश होता है। कहाँ पे? मासिन राम में। ठीक है, आपको कह दिया जाए कि भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो मासिन डैम 192 सेंटीमीटर में। ठीक है ना, चलिए 33 नंबर बताइएगा, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश ने किया है? तो चीन ने। किसने सर्वप्रथम कागज का आविष्कार जो किया था वो कौन देश ने किया है? तो चीन ने ही किया है। ठीक है, चीन ने ही किया है। आप बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जी? तो माउंट एवरेस्ट। क्या है जी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, यानी कौन सा जानवर जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? तो ऊंट। क्या है जी? ऊंट को कहते हैं
रेगिस्तान का जहाज, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा का नाम क्या है जी, तो रेड क्लिफ, क्या है, रेड क्लिफ है, ठीक है। 37 नंबर, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है जी, तो बुधवार, यानी बुध ग्रह, क्या है जी, बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है जी, बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह है, ठीक है, बुध ग्रह। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, बताइए, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं जी, तो किस ग्रह को कहते हैं, बताइए कमेंट करके। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है जी, तो मालदीव, क्या है, मालदीव है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 40 का, भारत के किस राज्य में पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, भूटान की, कहाँ की, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, भूटान की, ठीक है ना। अगला नंबर बताइए, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कहाँ, वुलर झील। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ है जी, वुलर झील, वुलर झील, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस कब मनाया जाता है जी, शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो कब, 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, तो शहीद दिवस मनाते हैं। आपको शहीद दिवस कह दिया कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, कब मनाया जाता है, 5 जून को ही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है जी, तो महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। चलिए बताइएगा, हिंदी भाषा किस लिपि में है, यानी हिंदी भाषा किस लिपि में ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप जब भी फॉर्म भी भरिएगा कोई चीज़ का ना, तो आपको ये कहेगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में है, तो देवनागरी में, लिपि में, देवनागरी लिपि में, किस में है, देवनागरी लिपि में ही है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, ठीक है। एलपीजी गैस क्या है जी, एलपीजी गैस में क्या होता है, एलपीजी गैस में क्या होता है जी, एलपीजी गैस में ब्यूटेन रहता है, क्या रहता है, ब्यूटेन। 49 नंबर, कंप्यूटर में दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में दिमाग किसको कहा जाता है, बताइए कमेंट करके आप बता सकते हैं। सीपीयू को, सीपीयू को, सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है, जापान को, किसको कहा जाता है जी, जापान को कहा जाता है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत कब आया था, वास्को डी गामा जो है ना, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में, कब आया, 1498 ईस्वी में ही आया, 1498 ईस्वी में आया। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है जी, गुजरात में, गुजरात में है, कहाँ पे, गुजरात में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना, साथ ही साथ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग को बीच इतना है, तब तक के लिए बने रहें, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करें और लाइक। जय हिंद। आज आप देखने वाले क्लास 10th सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस बार आप 10th का तैयारी कर रहे हैं
अगर बेहतर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। तो आइए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देखने वाले क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 2 सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र, उसका क्वेश्चन। इससे पहले आप पेपर 1 चैप्टर 1 में भी क्वेश्चन आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप जाके KVS कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट करें, और वहाँ पे आपका एक मिलेगा सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। आप वहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट भी है पॉपुलर, जो आपको एग्जाम में आएगा ही, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलते क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन पूरा सोशल स्टडी का 157 क्वेश्चन है। इससे पहले 156 यानी 156 क्वेश्चन हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था वह पद्धति या सत्ता एक केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों तक अथवा इकाइयों की सरकारों के बीच विभाजित एवं विकृत रहती है, जिन्हें मिलाकर संघ बनता है, जिसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। समझ गए। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय सत्ता, जो शासक चलाने के लिए जो सत्ता होती है, सत्ता को केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के साथ जो इकाइयों की सरकारों के बीच विभाजित एवं विकृत रहती है, जिन्हें मिलाकर संघ बनता है, जिसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाने के बाद जो सरकारें चलती है उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 158 यानी कि इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। नकारात्मक शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है। नकारात्मक, नकारात्मक होता है सकारात्मक, संघात्मक या नकारात्मक, नेगेटिविटी। देखेंगे आंसर, वह व्यवस्था जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया जाता है एवं संघात्मक राज्य में संपूर्ण देश का शासन की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास सिमटी होती है, उसे हम नकारात्मक व्यवस्था कहेंगे। यानी कि अगर कुछ भी हो तो आपको डायरेक्ट अपने नहीं, आपको उसे परमिशन लेना पड़ेगा यानी केंद्र सरकार से, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। तो एक नेगेटिविटी है, मतलब आपका अधिकार है, आप राज्य में आपका भी कुछ अधिकार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं, सारा सत्ता का संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है, वो नेगेटिविटी सरकार के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने वाले हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, आंसर समझेंगे। भारतीय संविधान द्वारा, आप हमें बताएं कि भारत का संविधान लिखित है कि अलिखित है, कमेंट करके बताएं। और जब लिखित है तो कितना टाइम लगा था ये भी बताइए, और कितना टाइम लगा था ये भी बताइए। क्या लिखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करके जनता के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना। क्या करना, लोकतांत्रिक का क्या व्यवस्था है कि सुखमय बनाने का प्रयास करना, मतलब उसे कोई दिक्कत या तकलीफ ना हो, उसकी व्यवस्था ये करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं को स्थानीय स्वशासन, मतलब जो केंद्र सरकार जो देते हैं उसे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा कार्य का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160 यानी 160 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो का 4th नंबर क्वेश्चन, ग्राम रक्षा दल का क्या काम है। ग्राम रक्षा दल आप लोग देखे होंगे, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आपको देखने से ही लग गया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। अगर आप बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपसे क्वेश्चन याद हो। आपको जब ज़रूरत हो तो आप KVS कोचिंग खोलिए, आप वहाँ से सुन सकते हैं, एक्सप्लेन के साथ साथ आपके साथ लिखा हुआ, आप कॉपी में नोट कीजिए या उसको याद कीजिए, बेस्ट करना रिजल्ट होगा। तो क्या लिखा है, ग्राम रक्षा दल क्या है, का काम क्या है। लिखें, ग्राम रक्षा दल का मुख्य काम पहरा देना होता है। क्या होता है, पहरा, निगरानी करना। क्या देना, पहरा समझते हैं आप, एक हिंदी में पूछेगा, जो पहरा दे उसे क्या कहते हैं, प्रहरी। जो पहरा देता है उसे कहते हैं प्रहरी। तो आप समझ गए होंगे, जो पहरा देना जैसे चौकीदार हो गया, या इस टाइप का जो हो गया, जो घूम घूम के जो काम में करते हैं, पहरा देते हैं, जग के रहिए, चोर आ गया, कोई आ गया, तो आपको आवाज़ देते हैं, वही है प्रहरी। यानी ग्राम रक्षा दल का
मुख्य काम है पहरा देना, निगरानी करना, आंगनबाड़ी, आग लगी, बाढ़, बांध में दरार, पुल का टूट जाना, महामारी का फैलना जैसी आकस्मिक घटनाओं का सामना करना, मतलब जो अचानक कोई घटना होगा उसमें वो सपोर्ट करना, तथा चोरी डकैती के समय डटकर मुकाबला करना। ग्राम रक्षा दल का काम यही होता है। आप समझ होंगे ग्राम रक्षा दल का काम क्या है। ग्राम रक्षा दल का मुख्य काम है पहरा देना, निगरानी करना, अगर आग लग जाए, कहीं बाढ़ आ गए, बांध में दरार आ गई, पुल टूट गए, महामारी फैल गए, जैसे आकस्मिक घटनाओं को सामना करना तथा चोरी डकैती के समय डटकर मुकाबला करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 161। उप मुखिया का निर्वाचन कैसा होता है? उप मुखिया का निर्वाचन कैसा होता है? तो आंसर लिखेंगे, प्रत्येक नवगठित ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक में चुने हुए सदस्यों में से एक को उप मुखिया के रूप में चुनती है। समझ गए ना? उप मुखिया, एक तो मुखिया तो आप जानते हो कि चुनाव कैसे होता है, और उप मुखिया तो प्रत्येक नवगठित, जो नया पर गठित होता है ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक में चुने हुए सदस्यों में से एक को उप मुखिया के रूप में चुनती है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया ही मुखिया की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। मान लीजिए कोई काम हुआ, अब मुखिया जी उस टाइम नहीं है, तो किससे काम हो जाएगा? वो पूरा उप मुखिया से काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 162। पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार ने संविधान में 73वां संविधान संशोधन करते हुए तथा लंबवत राय या बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू करते हुए पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज में मंत्री स्तरीय व्यवस्था होती है, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत, समिति स्तर पर जिला तथा स्तर पर जिला परिषद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 163। संघ राज का अर्थ बताएं। जब सत्ता का विभाजन क्षेत्र अधीन स्वसत्ता केंद्रीय राज क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय सरकारों के बीच वितरित होते हैं दी जाती है तो ऐसे राज संघीय कहलाती है, किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? केंद्र के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप 164। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसमें? हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानूनी मामले बनने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त होते हैं। समझ गए? कहेगा समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानूनी बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास प्राप्त होते हैं। आप हमें बताएं कि सूची कितने हैं? सूची कितने हैं? 3 है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सूची कितने हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर दोनों। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि शिक्षा किस सूची में है? संघ सूची में है या राज्य सूची में या समवर्ती सूची में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 165। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखते हैं? आंसर लिखेंगे, लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में आप बताएं कि लोकतंत्र का मतलब क्या? लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। जहाँ जनता का शासन है उसे हम कहेंगे लोकतंत्र। क्या कहेंगे? लोकतंत्र। आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत में लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। समाज में विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों एवं जरूरतों का सामना कर उनके बीच मतभेद तथा टकराव को दूर किया जाता है। टकराव क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। आप बताएं ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो देंगे ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्न हैं।
जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग इस प्रकार निम्नलिखित हैं: ग्राम सभा, ग्राम कचहरी समिति, पंचायत सेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। क्या है? ग्राम कचहरी। आप बताएं, जिला पार्षद के 3 कार्यों को लिखें। जिला पार्षद के 3 कार्य कौन है? जिला पार्षद के 3 कार्य को लिखें। जिला पार्षद के 3 कार्य को लिखें। जिला पार्षद के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, पंचायती समिति एवं ग्राम पंचायत के बीच संबंध का स्थापित करना। संबंध मतलब हुआ कि दोनों के बीच तालमेल स्थापित करना। अगर कोई भी काम हो तो दोनों से एक दूसरे से क्या करेगा? मिल करके काम को करेगा। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे उसका। पॉइंट नंबर 2, विभिन्न पंचायती समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संतुलित करना। थर्ड बताएंगे, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनका विकास करना। जिला पार्षद का काम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे प्रमुख स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मेल या मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठन समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष फायदा के रूप में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें। वार्ड पार्षद कार्य क्या है? वार्ड पार्षद का क्या कार्य होता है? पॉइंट 1, अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करना। वार्ड पार्षद काम क्या? अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करना। पॉइंट 2, अपने वार्ड में सड़क, नली तथा गली बनवाना। थर्ड, जलपूर्ति एवं रोशनी की व्यवस्था करना। जलपूर्ति एवं रोशनी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं 170, लोकतंत्र शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? तो लिखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। सभी को राजनीतिक व्यक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था की जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पर अगर नए क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से, जो कि आज के क्लास में, ठीक है ना। तो चलिए हम जानेंगे सबसे पहले लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं जी? कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग के लिए, यानी जिसमें लोगों यानी लोग के लिए, लोगों पर एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र जो है ना, लोगों के लिए और लोगों पर ही एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। समझ गए ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि जनता का राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है, यानी घातक बन जाती हैं। बताइए। तो जब धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर लोग आपस में उलझ पड़ते हैं, क्या होते हैं? उलझ पड़ते हैं, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बना देता है। क्या बना देता है? कमजोर बना देता है। विधिताएं जब सीमा का यानी उल्लंघन करने लगती है, उल्लंघन क्या है? उल्लंघन करने लगती हैं, तब सामाजिक यानी विभाजन अवश्य यानी भावी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? भावी हो जाती हैं। ठीक है ना। चलिए यही का है। बताइएगा, ऐसी स्थिति में यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। ऐसी स्थिति में क्या है? राष्ट्र के लिए क्या बन जाती है? घातक बन जाती है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए आप लोग को बीच बहुत बेहतरीन है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने होते हैं? बताइए, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो बताइए। देखिए, मौलिक अधिकार कौन कौन है?
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शासन के विरोध का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ गए ना मौलिक अधिकार कितने हैं, समझ गए ना। समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शासन के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे जो है मौलिक अधिकार हैं। चलिए अब बताएंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में सर्वधर्म का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। यानी भारत में मंदिरों के शहर वाराणसी में नाजनीन नामक एक मुस्लिम लड़की ने हनुमान भक्तों को पवित्र पुस्तक हनुमान चालीसा का उर्दू में लिपिबद्ध का सर्वधर्म होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। इसका मतलब मुस्लिम लड़की ने हनुमान भक्तों को यानी पवित्र पुस्तकों के हनुमान चालीसा का उर्दू में ही लिपिबद्ध का मतलब सर्वधर्म किया है। ठीक है ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्या कहता है अगला नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विभेद किस प्रकार का सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं। तो समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के सामाजिक विभेद को देखने को मिलते हैं। जैसे जाति के आधार पर विभेद हैं। जैसे जाति पर क्या है, विभेद हैं। जैसे बताइएगा, लिंग के आधार पर विभेद, धर्म के आधार पर विभेद, आर्थिक स्तर पर विभेद इत्यादि हैं। यह सामाजिक विभेद तब सामाजिक विभाजन का रूप लेती है। क्या लेती है, रूप ले लेती है जब इसमें से कई एक सामाजिक विभेद दूसरी अनेक विभिन्न ताओं के ऊपर और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। क्या होती है, ताओं के ऊपर और शक्तिशाली हो जाती हैं। जब किसी एक समूह को यह महसूस होने लगता है कि वे समाज में बिल्कुल अलग है, समाज में क्या है, बिल्कुल अलग है, हो तो यानी समय सामाजिक विभाजन का प्रारंभ हो जाता है, यानी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। श्रम लैंगिक क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है जी, बताइए। श्रम के लैंगिक विभाजन के अंतर्गत महिलाओं को घर के अंदर के सारे कामों को पूरा करना होता था। यानी उनका इसका का नाम है, महिलाओं को घर के अंदर के सारे कामों को करना होता था तथा पुरुषों को घर के बाहर के सारे कार्यों सौंपा गया था। यानी पुरुष के लिए बाहर के कामों सौंपा गया था और महिलाओं को घरों में जो भी काम है वो काम महिलाओं के लिए होता है। ठीक है ना। और यही श्रम का लैंगिक विभाजन है। यही क्या है, श्रम का लैंगिक का विभाजन है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। तो वर्तमान समय में अत्याधुनिक उपकरणों से गर्भ में ही शिशु भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और पुत्र के जन्म होने की उम्मीद पर गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं जी। तो बताइए कि महिलाएं आज राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। नारियों की विकास के बिना समाज का विकास की बात करना गलत है। ठीक है। अतः महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागृत होना ही
महिला सशक्तिकरण कहते हैं, सशक्तिकरण कहते हैं। यानी जागरूकता होना ही महिला सशक्तिकरण कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब जानते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, यानी धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो बताइए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना तथा किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में विश्वास कर रखने की आज़ादी देना। यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो यही है कि किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं करना तथा किसी भी व्यक्ति को धर्म अपने में विश्वास कर रखने की आज़ादी देना। ठीक है ना, आज़ादी देना। अब बताएंगे सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो जब हम यह कहते हैं कि धर्म की समुदाय का निर्माण कहते हैं, यानी जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण कहते हैं, सांप्रदायिकता राजनीतिक जन्म लगती है। ठीक है, जन्म लगती है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता कहते हैं। सोच ही क्या होता है, सांप्रदायिकता कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका यही का कि सांप्रदायिकता का सही अर्थ है कि अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना और अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का बलिदान करना सांप्रदायिकता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भाषा नीति क्या है। भाषा नीति क्या है? भाषा नीति क्या है? भाषा नीति क्या है? तो भारत में वास्तव ही विविधता का पूर्वक देश है, जहां 144 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। जो पूर्वकों देश का जो है ना, जहां 144 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है, इनमें सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। इनमें भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। यह सब मिलकर हमारे भाषा विरासत को समृद्ध बनाती हैं तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करती है। विकसित होने में मदद करती है। भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को समाहित किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु और कन्नड़ इत्यादि। यह भाषा नीति है। ये भाषा जो है ना, वो नीति है। समझ गया ना। चलिए जानते हैं अगला नंबर कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, यानी भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो बताइए, भारत देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्मित संविधान को अंगीकृत एवं स्वीकार किया गया, जिसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया है। अतः भारत को गणतंत्र कहा गया है। इसीलिए क्या कहा गया? भारत को गणतंत्र कहा जाता है। समझ गया होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है, तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। समझ गए ना। चलिए अब बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सामाजिक विभाजन की स्थिति कब पैदा होती है, यानी सामाजिक विभाजन की स्थिति कब पैदा होती है? तो जब एक तरह
का सामाजिक अंतर अन्य मंत्रों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़्यादा क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है। लोगों को क्या होने लगता है? महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय के हैं। तो इससे सामाजिक तक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। सामाजिक स्थिति क्या होती है? पैदा होने लगती है। अब बताइए अगला नंबर क्वेश्चन कि गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक लिखें, यानी गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक लिखें। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह यानी 327 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 455 से कम है तो वह व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है। यानी 227 तथा शहरी और क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति की माह 455 से कम है तो वह व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है। ठीक है ना, समझ जाइएगा। चलिए अब जानेंगे सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। तो सांप्रदायिकता का किन्हीं 4 कारण निम्नलिखित है, तो जानेंगे आप। ए में देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक धर्म के अनुयायियों के लैंगिकों हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के लोगों के हित बिल्कुल भिन्न तथा परस्पर विरोध होना। ठीक है। और दूसरा है आपका अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति द्वारा खास धर्म को प्रोत्साहित करना। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा आपका, अगला पॉइंट है कि राजनीतिक योग्यों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष धर्म को बढ़ावा देना। दूसरा, एक दूसरे के धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अंतर तथा विरोध का होना। ठीक है। चलिए अब जानेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं बताइएगा। वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिक न देखकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है। सभी देश धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे में भारत क्या हो गया? जैसे में भारत हो गया। बताइए अब जानेंगे कि रंग भेद है क्या। रंग भेद नीति किसे कहते हैं? रंग भेद नीति किसे कहते हैं? तो बताइएगा। रंग भेद हम उसे कहते हैं, रंग भेद का अर्थ है कि चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। ठीक है, जिसे रंगभेद की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे